हेलो। बहुत दिन बाद हमने लेक्चर को रिज्यूम किया है बट अब ये जारी रहेगा। और मेरा क्या यहाँ पे आपका जो आपके लिए जो चीज़ यहाँ लाया गया है वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि नेटवर्क के बहुत सारे लेक्चर तो चैनल पे पड़े हुए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मेज़रमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का डाल दिया जाए। ठीक है। और यदि हम सिलेबस इसमें देखें अकॉर्डिंग टू एसएससी जेई, जो उनके साइट के अनुसार से जो सिलेबस दिया रहता है ऑफिशियल, वो ये होता है जिसमें मेजरमेंट ऑफ आपको पावर पढ़ना है, सिंगल फेज, थ्री फेज, बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, दोनों चीज़ को मेजरमेंट का पढ़ना है। एनर्जी का पढ़ना है, 2 वाट मीटर मेथड पढ़ना है, थ्री फेज पावर मेजरमेंट पढ़ना है। देखो कि पूरा लाइन ही एक तरह से मेजरमेंट ऑफ पावर के आप कह सकते हो अंडर रख सकते हो। उसके बाद पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल, फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल का आपको पढ़ना है। फिर आमीटर एंड वोल्ट मीटर पढ़ना है। ठीक है। और उसमें बोथ मूविंग कॉइल एंड मूविंग आयरन टाइप पढ़ना है। और एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ वाट मीटर, मल्टीमीटर, मेगर, एनर्जी मीटर, एसी ब्रिजेस, यूज ऑफ सीआरओ, सिग्नल जनरेटर, सीटीपीटी एंड देयर यूजेस, और अर्थ फॉल डिटेक्शन, ये हमें पढ़ना है इसमें। ठीक है। बट क्या होता है कि जैसे एक बार यदि इस सब्जेक्ट पे कुछ बनाया जाए तो सिंपल होता है कि क्यों ना हम उसे थोड़ा एक्सटेंसिव बना दें जिसमें ये इंक्लूड हो जाए और बाकी सिलेबस भी इंक्लूड हो जाए। क्योंकि हम क्या होते हैं कि कई सारे एग्ज़ाम आप देते रहते हैं कई उसमें, तो क्यों ना जो कई सारे एग्ज़ाम देते रहते हैं उसका सिलेबस भी उसमें कंसीडर हो जाए। उसको ध्यान में रखते हुए ये सारा सिलेबस जो हम बनाएंगे, जो हम पढ़ेंगे, वो ऐसा रहेगा। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको फाउंडेशन पढ़ाऊंगा, और उस फाउंडेशन में क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कितने लोगों को कमांड है नेटवर्क पे या जो इसमें मैथमेटिकल टूल्स यूज होना है उस पे, इसलिए मैं पहला जो पूरा चैप्टर मतलब कि आज का जो लेक्चर होगा डेडिकेट कर दूंगा कि नेटवर्क एनालिसिस आपको एक मिनिमम आना चाहिए। क्या आना चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ये बीच बीच में यूज होते रहता है, तो थोड़ा सा जानना हमें ज़रूरी है। और नेक्स्ट में एक होता है फोर्स एंड टॉर्क, फोर्स और टॉर्क, ये सारा चीज़ इंक्लूड होता रहेगा। तो ये एक तरह से काइंड ऑफ आपका फाउंडेशन है। और ये जो फाउंडेशन है, ये जो फाउंडेशन है, ये एक तरह से आपको डर मिटा देगा जो आगे जो भी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे उससे। ठीक है। तो ये पार्ट हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर यहाँ पे है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है, किसको मेजरमेंट कहेंगे, ठीक है, उसमें कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हो सकता है या होता है, या जो हमें है तो बहुत सारे पूरी दुनिया में मेजरमेंट का क्वांटिटी भी अलग अलग होगा, लेकिन लिमिटेशन है कि हमें जो जो चीज़ पढ़ना है। ठीक है। उसके लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, और जब आप मेजरमेंट कर लेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो एक्यूरेट मेजरमेंट होगा, कुछ ना कुछ उसमें एरर वगैरह आता ही रहेगा। तो एरर एनालिसिस के बारे में हम पढ़ेंगे उसमें। ठीक है। ये दूसरा पार्ट होगा। काइंड ऑफ ये भी फाउंडेशन है, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। तो मेरा रहेगा, मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा, हर रोज क्वेश्चंस भी रहेगा, इसमें भी होमवर्क मिलेगा, हर चैप्टर में होमवर्क मिलता रहेगा। अब यदि नेक्स्ट में देखेंगे तो वो है टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। तो इसमें टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे, प्रिंसिपल्स देखेंगे कि उसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या लगाया गया है, और उसके एसेंशियल्स देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स के जो एसेंशियल पार्ट होने चाहिए वो क्या है, वो थर्ड चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद हमारा आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक मीटर मूवमेंट। मैं चाहता हूँ कि आपका फाउंडेशन इतना बढ़िया हो कि यदि उस बेसिस पे कुछ, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जैसे बहुत सारे अभी बीटेक में भी रहते हुए ये सब्जेक्ट पढ़ोगे। ठीक है। तो मैं इसमें बेसिक चीज़ बता दूंगा, और जैसे आगे गेट और ईएस का सिलेबस होगा उसको ऐड करना शुरू कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो ये फाउंडेशन बनाते हुए अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अच्छा एसएससी जेई के लिए ये चीज़ बना दूँ, और गेट वाले इसको लेवल 0 मान सकते हैं। ठीक है। उनके एक्सटेंशन के लिए इसी में मतलब ऐसे ही पढ़ना है, बस एक एडिशनल वीडियो और एडिशनल क्वेश्चंस और हो जाएंगे, मतलब कि जो गेट के और ईएस का होगा। ठीक है। तो इस तरह से प्रोग्राम किया गया है, इस तरह से मैं पूरा चीज़ को बना रखा हूँ जो सिलेबस का तरीका, कि सभी लोग इसमें आ सकते हैं जो भी आपके पास में ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ट्रिपल ई के हैं, या ईसी के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के हैं, या इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं, सभी इसमें ज्वाइन हो जाएंगे। इस जो भी ये पढ़ रहा है वो एसएससी
जेई के लिए तो हो ही जाएगा, आगे गेट के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और आप इसको गेट के लिए भी यूज कर सकते हो और आप इसको आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी यूज कर सकते हो, जो यूपीएससी लेती है। आईईएस तो एग्जैक्टली नाम नहीं है ये, इसके लिए हम ये चीज़ ऐसे यूज कर सकते हो। बाकी बीटेक वगैरह में भी हम यूज कर ही पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सीक्वेंस रहेगा कि आपको पता रहेगा कि यदि सपोज करो कि आपको एसएससी जेई के लिए पढ़ना है तो कहाँ लेक्चर को छोड़ देना है, कौन सा न्यूमेरिकल नहीं करना है। यदि आप में से जो गेट की तैयारी करता है तो कहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है, लेकिन ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सबको सेम पढ़ना है, ठीक है। तो वो चीज़ रहेगा। तो मीटर मूवमेंट हम देखेंगे, उसके बाद पीएमएमसी देखेंगे, ईडीएम टाइप का, एमआई टाइप का, इंडक्शन टाइप का, ये सारे डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो चीज़ देखेंगे। नेक्स्ट में आता है हमारे पास में मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। और ये जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी यदि मैं बोलता हूँ तो मतलब वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे LCR, ठीक है। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट का जो मेजरमेंट है ये एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम उठा लो, एसएससी जेई उठा लो, गेट उठा लो, ईएस उठा लो, सब चीज़ के लिए होता है, ठीक है। और उसके साथ जो इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट में यूज करेंगे वो आमीटर होगा और वोल्ट मीटर होगा। तो ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक भी है, ठीक है। क्योंकि आमीटर और वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम हो सकता है कि पीएमएमसी यूज करें, ईडीएम यूज करें, एमआई यूज करें, तो इन सब चीज़ों को भी यूज करेंगे। उसमें रेंज में एक्सटेंशन कैसे कर सकते हैं वो सारा चीज़ आएगा। तो ये बहुत वाइड चैप्टर भी है और फेवरेट चैप्टर भी है कंपटीशन का। तो ये आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, मेजरमेंट ऑफ पावर। आपने देखा कि लगभग शुरुआत के पूरे लाइन सिलेबस में पावर का ही था। ये दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो ये दोनों हम 3 स्टार में ऐसा रख सकते हैं जहाँ पे मेजरमेंट ऑफ पावर देखेंगे। और पावर मेजरमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट से करेंगे वो वाट मीटर होगा। तो वाट मीटर कैसे बनाया जाएगा, डिफरेंट जो हमने पीएमएमसी और ईडीएम, एमआई इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हुए वाट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके रेंज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 फेज पावर को कैसे मेजर करेंगे, सिंगल फेज पावर को कैसे मेजर करेंगे, इवन डीसी पावर को, एसी पावर को कैसे मेजर करेंगे, पूरा चीज़ इसमें आ जाएगा, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ पावर में आ जाएगा। और ये भी फेवरेट एग्जाम्पल रहता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो इन्हीं दोनों से रहता है, या तो इससे या तो इससे ऐसे आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट में है मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, और इसमें एनर्जी मीटर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक तरह से देखोगे तो फिफ्थ पोर्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में देखेंगे और वहाँ पे पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे और मैगर भी पढ़ेंगे। हायर रेसिस्टेंस के लिए इसे यूज किया जाता है। पोटेंशियोमीटर छोटे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद हमारे पास में कुछ मिसलेनियस टॉपिक होगा, CRO, CRT, ट्रांसड्यूसर, CTPT एक्सेट्रा, कई सारे चीज़ जो छोटे चीज़ जो आते हैं, एनर्जी मीटर, पावर फैक्टर मीटर, ये वो बहुत सारी चीज़ें होगा, वो इसमें इंक्लूड कर दूंगा मैं मिसलेनियस में, ठीक है। तो ये सिलेबस का सीक्वेंस रहेगा हमारा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया फाउंडेशन, तो आज की क्लास में हम मेनली फाउंडेशन पे काम करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एरर एनालिसिस पे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं कि हमारे पास नेटवर्क एनालिसिस में आपको क्या क्या चीज़ आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एंड फोर्स, टॉर्क, इन सब में क्या क्या चीज़ आना चाहिए, इस पे हम अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको एक तरह से विंग दे देगा आगे हर चीज़ को अच्छे से समझने के लिए। और मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं जब भी किसी चीज़ को पढ़ाऊँ तो मेरा हमेशा एक चीज़ रहा है कि मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ कि आपके पास में जो चीज़ मैं पढ़ाऊँ ये सोचते हुए पढ़ाऊँ कि पीछे आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है, वो मैटर ही ना करे, क्लियर। तो इसलिए सबसे पहला जो हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम फाउंडेशन अपना बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और ये फाउंडेशन आपको बहुत ज़्यादा काम करेगा। इस फाउंडेशन में जो सबसे पहला चीज़ था नेटवर्क एनालिसिस। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है। और यदि आपको पहले से नेटवर्क आता है तो बहुत बढ़िया, तब भी आप देख लीजिए, नहीं आता है तब भी आप देख लीजिए, आपको वो फाउंडेशन मिल जाएगा। सबसे पहले हमारे पास इसमें टूल्स होते हैं, और वो टूल्स क्या है नेटवर्क एनालिसिस में, वो 3 टूल्स है, ठीक है। पहला होता है KVL,
दूसरा केसीएल एंड तीसरा ओम्स लॉ। ठीक है, ये तीनों टूल्स जब तक आपको नहीं आता है तब तक नेटवर्क एनालिसिस आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब सपोज करो कि एक नेटवर्क हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है ऐसे, ये लेट से R1 है, ये लेट से R2 है और ये V है। तो आपसे कोई पूछता है कि इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है ऐसा, तो यदि आपने इसमें I1 लिख दिया और फिर इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है इसको आपने I2 लिख दिया, तो अकॉर्डिंग टू केसीएल जो किरचॉफ्स करंट रूल होता है, वो किसी भी नोड पे जितनी इनकमिंग करंट होगी उतनी ही आउटगोइंग करंट होगी। तो यहाँ पे यदि मैं केसीएल लगा दूँ तो इसके अनुसार से I2 को I1 के बराबर होना पड़ेगा। एक पहला चीज़ हो गया। ठीक है, तो सेम चीज़ इस नोड पे भी होगा। यहाँ पे I2 आई तो I1, तो टोटल में I1 करंट फ्लो होगी। ठीक है, दूसरा चीज़ जो आपको समझ के और जान के रखना है वो ये कि किसी भी क्लोज लूप में ठीक है, किसी भी क्लोज लूप में जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो उसका समेशन 0 होता है। और हमेशा उसमें ध्यान ये रहना चाहिए, जैसे करंट ऐसे एंटर करी है तो जहाँ से एंटर करी वो प्लस और जहाँ माइनस, फिर यहाँ पे एंटर करी प्लस और यहाँ पे माइनस। ठीक है, और बैटरी में ऑलरेडी गिवन रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी का आप नहीं दे सकते पोटेंशियल का डायरेक्शन। ठीक है, वो दिया रहेगा। अब इसमें यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं अकॉर्डिंग टू केवीएल लगाते हैं, यदि हम केवीएल यहाँ पे लगाते हैं तो इसमें इस लूप में यदि हम केवीएल लगाए तो केवीएल के अनुसार से कहता है यहाँ से यहाँ गए तो डिफरेंस नेगेटिव होगा, माइनस हम उसको लिखेंगे I1 टाइम्स ऑफ R1। फिर यहाँ से यहाँ तक हम गए तो ये क्या होगा, माइनस I2 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक गए तो प्लस V बराबर 0, ये केवीएल कहता है। हाँ, अब जब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो I1 और I2 बराबर है तो माइनस यहाँ पे I1 R1 और माइनस ये भी I1 R2 हो जाएगा और प्लस V इजकल टू 0 हो जाएगा। तो इन दोनों को उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास I1 टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2 कॉमन हो जाएगा उस साइड आने के बाद बराबर V, और इसीलिए हमारे पास में I1 जो हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो एक बेसिक ये चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए हमेशा। ठीक, दूसरा, जब एक बार करंट आपको पता चल गया, तो आप, और इसी में ओम्स लॉ एक तरह से देखोगे तो हमने ओम्स लॉ कहाँ पे लगाया है, यदि ओम्स लॉ देखोगे तो हर इंडिविजुअल इस पोर्शन में यहाँ पे ओम्स लॉ के अनुसार से ही ये चीज़ लिखा गया है। ठीक है, कि वहाँ पे I टाइम्स ऑफ R2 होगा। क्लियर? तो ये 3 टूल्स लगाने आपको आना चाहिए। सबसे सिंपल सर्किट में मैंने बताया है जस्ट कि आपको रिमाइंड हो जाए। ठीक है, बाकी कई सारे थ्योरम्स होते हैं, थ्योरम्स के अनुसार से आप इसको देख सकते हो। मैं इसके लास्ट में उस जो एक लेक्चर मैंने बना रखा है जिसमें लगभग सारे थ्योरम इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जिसको भी ये सारा चीज़ सपोज करो कि रिमाइंड करना है, आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ को देख सकते हो, उस लेक्चर को देख सकते हो। मैं यहाँ पे आई बटन पे लगा दूंगा। ठीक है, आई बटन पे यहाँ पे लगा दूंगा कि वो लेक्चर कहाँ पे आपको मिलेगा। क्लियर? तो ये चीज़ आपको लगाने आना चाहिए। अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज करो कि 2 तरह के सर्किट जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए वो ये है कि यदि एक रेसिस्टेंस जो है, कई सारे रेसिस्टेंस यदि ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक वोल्टेज ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो सर्किट है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना हुआ है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये वोल्टेज जो कि बहुत ज़्यादा यूज होगा, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यहाँ पे है, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, वो ये पूछा जाएगा कि सपोज करो कि इसके और इसके बीच में यदि हम सपोज करो कि V3 कहते हैं तो ये V3 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका डायरेक्ट हमें आंसर बताना है। ये कहीं पे भी पूछ सकता है, वो इधर R2 के क्रॉस में भी पूछ सकता है, R1 के क्रॉस में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ आपको याद करके रखना है वहाँ पे मैं आपको आऊँगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। V3 क्या होगा, तो V3 क्या होगा, तो सबसे पहले यदि हमें सपोज करो कि यहाँ पे करंट निकालना रहे I सॉरी, तो सबसे पहले हम I निकालेंगे यदि, तो क्या होगा, तो पिछले जो अभी पिछला सर्किट हमने देखा वो उसके अनुसार से सभी में करंट सेम फ्लो होगा।
तो जब हम यहाँ पे लिखते तो I1 टाइम्स ऑफ R1, I1 टाइम्स ऑफ R2, I1 टाइम्स ऑफ R3 बराबर V आ जाता। सिंपली आप इसको ये कह सकते हो कि V वोल्टेज है और यदि ये सीरीज में है तो हम कहते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3 ये I हो गया। और V3 इसलिए लिखना है तो ये सिंपली एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो करंट फ्लो हुई है टाइम्स ऑफ R3 लिख देंगे तो हो जाएगा। करंट जो फ्लो हुई है वो कितनी फ्लो हुई है, V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 और टाइम्स ऑफ यहाँ पे R3 कर दिए, यही V3 हो गया। एक जो सबसे बढ़िया तरीका इसको सॉल्व करने का हो सकता है शॉर्टकट, वो चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये चीज़ आपको बहुत काम आएगा। पहला चीज़, जैसे यदि हम इस किसी भी रेसिस्टेंस के क्रॉस में वोल्टेज यदि पूछा जाता, वहाँ पूछते या यहाँ पूछते, जैसे यहाँ पे V2 पूछते, ठीक है, यहाँ पे V1 पूछते, कहीं पे भी यदि वोल्टेज पूछा जाता, सबसे पहले देखो कि V इजकल टू क्या होता है, I टाइम्स ऑफ R होता है। इस पूरे रेसिस्टेंस में इसमें देखे या इसमें देखे या इसमें देखे करंट सेम है, तो I सेम है, तो यहाँ पे दैट इज अभी गिवन सर्किट के लिए जो V है वो प्रोपोर्शनल टू R है। तो पहला चीज़ आ गया। तो इसीलिए हम एक इक्वेशन बना सकते हैं कि जो यहाँ पे V1 है इस टू V2 है इस टू V3 है, वो डेफिनेटली R1 इस टू R2 इस टू R3 होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो R के प्रोपोर्शनल है। क्लियर? तो एक इक्वेशन हमारे पास में ये हो गया। दूसरा, यदि हम KVL लगाने की कोशिश करें तो देखो V1 V2 V3 इस V के बराबर होना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू KVL यदि हम इसमें KVL लगा देते हैं तो हमारे पास में आ गया कि जो हमारे पास में V1 होगा और V2 होगा और V3 का समेशन, उसको V आना पड़ेगा, जिसको हम सेकेंड इक्वेशन कह सकते हैं। और एंड दिस वाज आवर फर्स्ट इक्वेशन। कभी भी किसी तीन अननोन क्वांटिटी का समेशन दिया रहे और उसका रेशियो दिया रहे तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा, सॉल्यूशन जो होगा ऐसे होगा, यदि V1 निकालना है लेट्स से, तो V1 इज इक्वल टू हम लिखेंगे कि इसका रेशियो कितना है, तो इस V1 का रेशियो R1 के उसमें है और टोटल कितना है R1 प्लस R2 प्लस R3 और इनटू हमें ये टोटल भी ऐसे रख देना है। सिमिलरली यदि मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे V2 कितना होगा, तो आप सिंपली कह सकते हो V2 जो होगा, V2 जो यहाँ पे है उसका रेशियो R2 है, तो हम यहाँ पे R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे, टाइम्स ऑफ V कह देंगे। और सिमिलरली जो V3 इसमें निकालना रहे कि V3 कितना होगा, तो हम V3 को लिख सकते हैं कितना, V3 में कितना है, ये R3 है, R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 टाइम्स ऑफ V। ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए, इसी एक छोटा सा एग्जांपल जैसे हमने पिछले उसमें बनाया था, इस एग्जांपल को यदि सॉल्व कर ले तो अच्छा रहेगा। सपोज करो कि हमारे पास में यहाँ पे कहता हूँ कि ये 1 ओम है और ये 2 ओम है और यहाँ पे जो हमने एक सोर्स अप्लाई कर रखा है वो 50 वोल्ट का अप्लाई कर रखा है और सीधे मैंने आपसे पूछ दिया कि यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, ऐसे पूछ दिया। तो आप सिंपली देखो, यहाँ पे वोल्टेज पूछा तो वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 2, टोटल रेसिस्टेंस कितना हुआ है 1 प्लस 2 इनटू टोटल वोल्टेज कितना दिया हुआ है 50 जो डिस्ट्रीब्यूट होने जा रहा है, तो सीधे यही आंसर हो जाएगा 2/3 इंटू 50 मतलब 100/3 वोल्ट। दिस इज द आंसर। 3 रहता तो 3 हो जाता, 1 पे निकालते तो 1/1 प्लस 2 इंटू 50 हो जाता। तो इस वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत यूज होगा। सिमिलरली एक करंट डिवाइडर सर्किट होता है जिसको सबसे ज़्यादा जो चीज़ यूज होगा वो चीज़ ध्यान में हमें रखना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, जो मैंने अभी आपको बताया कि जिस को इससे डिटेल में पढ़ना है वो आपको आई बटन पे जो भी आएगा, अभी आया होगा, और हम लास्ट में भी, जो लेक्चर के लास्ट में भी हम उसका लिंक दे देंगे, उस लेक्चर को जाके सिर्फ देख लो। वो 1 घंटे का लेक्चर है जिसमें हर वो सर्किट सॉल्व करने का मेथड दिया हुआ है उसमें, ठीक है। तो उस 1 घंटे में मेरे ख्याल से आप बहुत सारी चीज़ सीख जाओगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में, जैसे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट था उसी तरह से एक चीज़ होता है करंट डिवाइडर सर्किट। जैसे सपोज करो कि हमारे पास में यहाँ पे सिंपली 2 रेसिस्टेंस ऐसे रखे गए हैं
इसको हम कहते हैं पैरेलल में रखा गया है, इसको R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं, और यहाँ पे ये जो वोल्टेज है, ये जो V है, वो ऐसे होता है। तो अब यदि यहाँ पे देखोगे और इसमें करंट कोई निकालने के लिए कहे कि लेट्स से I1 और इसमें I2 कितना है, तो ये अलग अलग रहेगा, और कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं करंट डिवाइडर सर्किट। इसको जो हम नाम देते हैं वो नाम देते हैं करंट डिवाइडर सर्किट, ठीक है। तो करंट डिवाइडर सर्किट जो होगा वो कैसे काम करेगा, क्या होगा, उसको मैं आपको बताता हूँ। अब बताओ, जैसे पहली बात ये कि ये पैरेलल में है, तो यहाँ का वोल्टेज यदि हम देखते V1 या यहाँ का वोल्टेज देखते V2, ठीक है, और ये V बराबर होगा, मतलब यहाँ पे V1 V2 V के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू KVL, यदि हम KVL की बात करें तो, ठीक। तो अब एक बार बताओ, ओम्स लॉ के अनुसार से V इजकल टू होता है I टाइम्स ऑफ R, और यहाँ पे है ये चीज़ है कि I जो है इसमें डिफर कर रहा है, लेकिन हर एक रेसिस्टेंस के क्रॉस में वोल्टेज कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि यदि ये कांस्टेंट है, यदि ये कांस्टेंट है, इसका मतलब I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ गया। तो इसीलिए यहाँ पे एक इक्वेशन बना सकते हैं, I1 इज टू I2 इज इन्वर्स रेशियो में, तो R2 इज टू R1, एक इक्वेशन ये बन जाएगा। दूसरा, ये I1 और I2 यदि हम देखें तो KCL के अनुसार से ये I1 प्लस I2 को हमें I के बराबर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो टोटल करंट यहाँ से फ्लो हुई है उसके बराबर रखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तो इसीलिए यदि हम इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों जो इक्वेशन है उसको यदि हम सॉल्व करें, तो हमें क्या दिखेगा, इसका सॉल्यूशन कैसा दिखेगा कि यदि हमने I1 निकाला तो I1 के इसमें R2 है, तो R2 अपॉन R2 प्लस R1 टाइम्स ऑफ ये I, ठीक है, ये I हो जाएगा। और यदि यहीं पे हमें निकालना रहे, सपोज करो कि I2 निकालना रहे, यहाँ पे I2 निकालना रहे, तो I2 के लिए जो रेशियो है वो R1 है, तो हम कहेंगे R1 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स ऑफ I, ऐसा। हाँ, वो दूसरी बात है कि हम चाहे यहाँ पे तो अब I को अलग से कैलकुलेट करके रख सकते हैं, जो I है हमारा उसे अलग से कैलकुलेट करके रख सकते हैं। कैसे? तो ये I टोटल वोल्टेज V है, और इसको यहाँ से जो इसको इक्विवेलेंट दिखेगा वो, तो R इक्विवेलेंट यहाँ पे रख देंगे, इसको V अपॉन R इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखेंगे, तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो यहाँ पे हम R1 प्लस R2 कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाते हैं इसमें, ठीक है, और उस छोटे से एग्जाम्पल से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि मैं यहाँ पे आपको एक सपोज 3 ओम है और एक 6 ओम है, और यहाँ पे लेट से 10 वोल्ट है, ठीक है। और सपोज करो कि इसमें I1 और I2 निकालना है, इसे I1 इसे I2 कहते हैं, ये I2 है और ये I1 है, ये निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि I1 इज टू I2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R2 बाई R1, I1 इज टू I2 तो R2 बाई R1 6 इज टू 3 हो जाएगा, पहला इक्वेशन बन गया। अब जो I1 प्लस I2 आएगा वो आएगा कितना, I के बराबर, और इस I को निकालने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, V मतलब 10 वोल्ट अपॉन R इक्विवेलेंट पैरेलल वाले पार्ट में, तो R1 इंटू R2 मतलब 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, ये कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 10 अपॉन ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 मतलब 5 एम्पियर हो जाएगा, मतलब ये 5 एम्पियर है, ये इक्वेशन सेकेंड है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सिंपल, इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू, यहाँ पे रेशियो में 6 है, 6 अपॉन 6 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 5, मतलब कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 9 इंटू 5 मतलब 10/3 एम्पियर, और I2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 अपॉन 6 प्लस 3 इंटू 5 मतलब 5/3 एम्पियर, ठीक है।
तो ये I1 और I2 निकल गया। लेकिन हाँ, आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यदि यहाँ पे 2 की जगह पे 3 रहता तो क्या होता, यदि ये सर्किट में 3 रेजिस्टेंस होता तो क्या होता। तो 3 रेजिस्टेंस होता तो क्या होता, वो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, सपोज करो कि ये R1 है, R2 है, R3 है, ठीक है, और यहाँ पे V है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ से यदि करंट I है तो आपको I1, I2, I3 निकालना है। लेट्स से इसको मैंने I1 कह दिया, इसको मैं I2 कह दिया और इसको मैं I3 कह दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो डेफिनेट था कि I1 इज टू I2 इज टू I3 यदि लिखते तो चूंकि हमें जैसे V इक्वल टू IR है, या हम लिख सकते हैं कि I इक्वल टू V बाई R है और V सब में कांस्टेंट है, तो इसीलिए हमारे पास में यहाँ पे आ गया था कि I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो इसके अनुसार से हम लिख सकते हैं कि ये 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3 होगा, जो कि पहला इक्वेशन आ जाएगा। और दूसरा इक्वेशन जो यहाँ पे बनेगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 जो होगा वो I के बराबर हो जाएगा। तो ये I के बराबर हो जाएगा, और इस I को लिखने का तरीका ये चीज़ हो सकता है V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। और V अपॉन R इक्विवेलेंट जहाँ पे वेयर यदि R इक्विवेलेंट देखने की कोशिश करो तो क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। अब तो यहाँ निकालोगे, पुट करोगे, I निकल जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली इसका जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन बहुत आसानी से पता चल जाएगा। यदि I1 निकालना है तो I1 का रेशियो में 1/R1 है, तो 1/R1 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इंटू टोटल करेंट जो यहाँ पे I है, ये हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे I2 यदि लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/R2 अपॉन टोटल यही समेशन टाइम्स ऑफ आई, ऐसे करके निकालोगे तो इस तरह से 3 का निकाल सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर और करंट डिवाइडर आपको बहुत ज़्यादा यूज में आएगा, इसलिए हमने इसको बता दिया है, ठीक है। बाकी डिफरेंट मेथड्स आप जो पीछे हमने पढ़ाया है उसके अनुसार से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक। दूसरा, जैसे इसमें आगे जो चीज़ आपको पढ़ना चाहिए और जो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो होता है कि पावर हम किसे कहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, ठीक है, पावर और एनर्जी क्या होगा। तो जब भी हमें कोई सर्किट दिया रहे, सपोज करो कि यहाँ पे हमने ये वोल्टेज रखा, ये R1 है और ये R2 है, और कोई कहता है कि इस सेक्शन में वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज डिवाइडर से निकाल सकते हो। मान लिया कि हमने इसे V2 कह दिया, तो ये V2 है हमारे पास में, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है इसे हमने I2 कह दिया। तो ये जो पावर कंज्यूम करेगा ये पावर को हम कहेंगे कि V2 टाइम्स ऑफ I2 के बराबर हो जाएगा। अब वो दूसरी बात है कि यदि इसका डिफरेंट फॉर्मेट हम देखने की कोशिश करें तो V2 को ओम्स लॉ के अनुसार से यदि हम लिखें तो ये वाला जो हो जाएगा वो I2 टाइम्स ऑफ R2 हो जाएगा। तो यदि यहाँ पे I2 पुट कर दिया तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे V2 तो V2 है, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें I2 के जगह पे V2 बाई R2 रख दिया तो यही चीज़ V2 का स्क्वायर बाई R2 हो जाएगा। और जैसे ही यदि यहाँ पे मैंने V2 के जगह पे I2 R2 रख दिया, और ये वाला पार्ट पहले से I2 था ही, तो ये चीज़ जो बन जाएगा वो I2 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ R2 बन गया। मतलब जो पावर होगा, इलेक्ट्रिकल पावर जो होगा वो इन जनरल हम V इंटू आई से डिफाइन करेंगे, या V स्क्वायर बाई R से डिफाइन करेंगे, या आई स्क्वायर R से डिफाइन करेंगे। ये पावर जो बार बार यूज किया जाएगा, इसलिए हम इसको एक जगह पे इकट्ठा रख दिए। और जब हम पावर मेजरमेंट पढ़ेंगे तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ये पावर हो गया। एनर्जी जैसी ही बात करेगा तो एनर्जी कुछ और नहीं होता है, पावर में समय जब टाइम से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एनर्जी हो जाता है। पावर में यदि हमने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें V इंटू आई इंटू टी हो जाता है, या V स्क्वायर बाई R इंटू टी हो जाता है, या आई स्क्वायर R टी हो जाता है। तो ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको हमें ध्यान में रखना है, बीच में इसमें यूज करेंगे। ये फाउंडेशन का एक पार्ट था, ठीक है, जिसमें आपको सर्किट सॉल्व करने आना चाहिए, वोल्टेज डिवाइडर करंट डिवाइडर सर्किट को क्विकली आप सॉल्व कर सके वो आना चाहिए, ठीक है।
और छोटे छोटे जो नेटवर्क के प्रॉब्लम हो वो आना चाहिए। तो आप, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार जो इसके एंड में लेक्चर का एक लिंक दिया गया है या आई बटन में जो पहले मैंने दे दिया है, उस लेक्चर को जाके 1 घंटा डेडिकेट कर लो। 1 घंटा के डेडिकेशन से आपको क्या होगा, ये पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट था इसमें, वो ये था कि आपको थोड़ा सा जानकारी जो चाहिए वो कॉम्प्लेक्स नंबर का चाहिए। इसमें जो बी पोर्शन था, इसका बी पोर्शन वो था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि पीछे जो भी हमने बताया था उसमें ये बताया था कि आप नेटवर्क एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। दूसरा, फाउंडेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए क्योंकि बार बार ये यूज आएगा। ठीक है, तीसरा फेजर भी होगा, तो फेजर को हम फेजर के उसी समय पावर मेजरमेंट में आपको बता देंगे। पहले आज के इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, ऐसा यदि हम करें तो एक छोटा सा होमवर्क भी इसमें हम ले सकते हैं। इस होमवर्क को आप सॉल्व करके रखना कि यदि हमारे पास में एक सर्किट मैं दे दूं, सिक्सटी ओम, 30 ओम और 10 ओम है, और यहाँ पे आपको वोल्टेज चाहिए, यहाँ पे क्या है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन करके रखना और आप कमेंट में इसका जवाब दे सकते हो, सिंपल है। और जो भी आए आप इसको कमेंट में इसका आंसर दे सकते हो। 3 ओम है, 6 ओम है और 2 ओम है। ठीक, इसमें आपको करंट बताना है। लेट से एक यही मैं बता देता हूँ, आई, ये आई कितना होगा, इसका आंसर बताना है। और ये 100 वोल्ट ये भी है। ठीक है, तो ये बताना है। ये दोनों को, इस दोनों एस डब्ल्यू को, एस डब्ल्यू फर्स्ट और एस डब्ल्यू सेकेंड, इसको एस डब्ल्यू नहीं मानो, ये कुछ भी नहीं है, अभी आप सीखे वही है। आप आके नीचे जहाँ पे देख रहे हो उसके कमेंट में आप इसको, इसका आंसर लिख दो। ठीक है, मुझे ये दिखेगा कि कौन जेन्यून तरीके से पढ़ रहा है। ठीक है, मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, आप उसमें कमेंट में भी लिखें। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक बनाएं, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे आते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी होता है अक्सर वो से जेड से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और ये दो पार्ट से बना होता है। उसको एक को रियल पार्ट कहते हैं और दूसरे को हम इमेजनरी पार्ट कहते हैं, और वहाँ पे एक आई ऐसे या जे समटाइम जो भी बुक होगा उसके अनुसार से ऐसे लिखा रहेगा। इसमें इसका एक अपना मीनिंग होता है। इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। एक पहला कि यदि इसके मैग्नीट्यूड को हम देखें तो कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो यदि हम देखें तो कितना होगा, और उसको अक्सर रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ जेड से, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर। ये चीज़ बहुत बार यूज होगा। और दूसरा, इसका एंगल होता है, मैग्नीट्यूड के बाद में इस उसका एंगल होता है, और उस एंगल को थीटा कहते हैं। और यहाँ पे हम हमेशा tan इनवर्स ऑफ b बाई ए लिख देते हैं। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ b बाई ए लिख देते हैं। अब यहाँ पे ट्रिगोमेट्री यूज हो गया। ठीक है, अब मैं ट्रिगोमेट्री के पूरे फाउंडेशन में नहीं जा सकता, लेकिन आपके हेल्प के लिए एक यहाँ पे मैं आई बटन लगा दूंगा और अभी ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे आप ट्रिगोमेट्री का एक पूरा एक लेक्चर बनाया गया है, उसका यहाँ पे लिंक रहेगा। तो वो लिंक यहाँ पे रहेगा और आप आराम से उसको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ट्रिगोमेट्री, tan इनवर्स, tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, ये सब के बारे में भी आप जान लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ और इसमें ये सारे चीज़ सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जैसे z इजिकल टू, सपोज करो 3 प्लस आई टाइम्स ऑफ 4 हो। ठीक है, ये पहला है, उसमें डिफरेंट वैल्यू लेता हूँ, 3 माइनस आई टाइम्स ऑफ 4 हो, -3 माइनस आई टाइम्स ऑफ 4 हो, और नेक्स्ट चीज़ जो हो जाएगा वो -3 प्लस आई टाइम्स ऑफ 4। यदि ऐसा है तो मुझे ये सब के कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड और एंगल चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड और एंगल चाहिए, तो यहाँ पे मॉड ऑफ जेड जहाँ तक का सवाल है, तो ये तो सीधे रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा।
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 ऐसे करोगे तो 25, 25 का रूट करोगे तो 5। तो उसी तरह से यहाँ पर भी मॉड ऑफ जेड करोगे तो सेम चीज़ मिलेगा। यहाँ पे चूंकि -4 का स्क्वायर करोगे तब भी वही चीज़ हो जाता है, तो ये सेम मिलेगा, सेम मिलेगा और सेम मिलेगा और ये भी 5 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी मॉड ऑफ जेड 5 मिलेगा आपको और यहाँ पे भी मॉड ऑफ जेड जो होगा वो आपको 5 मिलेगा। बट थीटा निकालते समय आप बहुत ध्यान दें। जैसे पहले केस में यदि हम थीटा निकाल रहे होंगे तो सिंपल यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 4/3 रख देंगे, ठीक है, जिसका वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 4/3 यदि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के अनुसार से देखें और यदि ये 4 होता है, यदि 3 होता है तो ये 5 हो जाता है। और यहाँ पे यदि हम थीटा रखें और यहाँ पे इसमें यदि मैं tan थीटा लिखूँ तो ये 4/3 होगा और यहीं पे थीटा को हम tan इनवर्स ऑफ 4/3 लिखते हैं। तो ये लगभग जो हो जाता है वो 53 डिग्री रफली हो जाता है, अदरवाइज यही आंसर रहेगा 53 डिग्री रफली हो जाता है। तो यहाँ पे थीटा जो होगा वो 53 डिग्री रफली हो जाएगा। बट जब यहाँ पे एंगल लिखेंगे तो क्या ध्यान देंगे उसको देख लेना। तो उसके लिए आपको ये नोट जानने की ज़रूरत है। जैसे यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको एक हम प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें यहाँ पे जैसे ये जो पहला पोर्शन है उसे हम कहते हैं रियल पार्ट, इधर एक्सिस रियल पार्ट को बताता है, ठीक है, और इधर जो होता है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, इसको यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट रखा जाता है। अब सोचो 3 और 4 दोनों के दोनों जो होंगे वो 3 ऐसे और 4 ऐसे, मतलब ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे होंगे 3,4 को। तो इसको कहते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसको हम कहते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है, ये जो थीटा होता है सिंपली वही रह जाता है। तो यहाँ पे जो थीटा मिला है आपको वो मिला है 53 डिग्री के आसपास, tan इनवर्स ऑफ 4/3। लेकिन यदि मैं इस सेकेंड को देखूं तो 3 - 4, मतलब 3 तो ये है और माइनस यहाँ पे है, तो एक्चुअली में 3 - 4 ये पॉइंट पे आ जाएगा और यहाँ पे जो भी एंगल होता है वो नेगेटिव में मेजर किया जाता है, ठीक है, ये नेगेटिव में मेजर किया जाता है। जब ये नेगेटिव में मेजर किया जाता है तो यहाँ पे जो थीटा हो जाएगा वो वही होगा लेकिन माइनस में होगा, तो -53 डिग्री। तो इसलिए इसके लिए मैग्नीट्यूड तो ठीक है, थीटा जो हो जाएगा वो -53 डिग्री के बराबर हो जाएगा या -tan इनवर्स ऑफ 4/3। सिमिलरली यदि हम इसकी बात करें, इसकी चर्चा करें तो इसके क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गया और इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में ये -3 और -4 ऐसे यहाँ पे जब आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसमें जो एंगल हम लिखते हैं वो पाई प्लस थीटा के फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे यदि थीटा लिखोगे तो 180 डिग्री इसमें ऐड कर देना पड़ेगा, किसमें, जो 53 डिग्री आया है उसमें, ठीक है। तो ये आंसर होगा। सिमिलरली -3 + 4i जो है वो आप देखोगे तो किस में आ गया, वो आ गया इस क्वाड्रेंट में ऐसे और +4, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो 180 माइनस थीटा लिखा जाता है। तो इसके लिए जब हम एंगल लिखेंगे थीटा तो यहाँ पे हम 180 माइनस 53 डिग्री लिखेंगे। तो किस क्वाड्रेंट में ये चीज़ है उसके अनुसार से हम सब एंगल लिखते हैं, ठीक है। तो 53, एक जस्ट 53 हो गया, एक नेगेटिव में 53 हो गया क्वाड्रेंट के अनुसार से, एक 180 + 53 हो गया, एक 180 - 53 हो गया। मतलब इन जनरल कोई भी यहाँ पे यही 4 कॉम्बिनेशन बन सकता था। इस 4 कॉम्बिनेशन में से आपको क्या कोशिश करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि tan इनवर्स ऑफ 4/3 हम निकाल लें, उसके बाद प्लस माइनस कुछ भी लगाते रहें, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपके घर के लिए, जहाँ जैसे कमेंट में आपको लिखने के लिए, नीचे आपको कमेंट में आंसर लिखना है। वो ये है कि यदि z का वैल्यू, यदि मैं z का वैल्यू 1 + i1 या -1 + i1, -1 - i1 और 1 - i1 इतना लिख दे, तो इसको ये SW करके आप ले सकते हो। तो इसका पूरा मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ z और इसका एंगल हमें बताना है कि कितना होगा। ये बहुत बार यूज होगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। दूसरा एक और चीज़ मैं सिखा दूँ कि यदि सपोज करो कि दो चीज़ Z1 और Z2, यदि दो चीज़ दिया गया है, इसमें 4 +
I3 है और ये -4 माइनस I3 है सपोज करो, और कोई कहता है कि यहाँ पे Z1 प्लस Z2 निकाल दो। तो हम क्या करते हैं, हमेशा हमेशा रियल पार्ट को रियल के साथ में ऐड करते हैं। तो ये 4 प्लस ऑफ -4 हो जाएगा, जो रियल वाला पोर्शन हो गया, फिर प्लस जो इमेजनरी पोर्शन होता है उसे इमेजनरी, तो 3 और यहाँ पे -3 है तो 3 और -3 यहाँ पे कर देंगे, जो कि 0 प्लस 0 आई आ जाएगा, मतलब 0 आ गया है। यही चीज़ यहाँ पे कोई पूछता कि Z1 माइनस Z2 कितना हो जाएगा, तो हम रियल पार्ट में से वो करेंगे, तो 4 माइनस ऑफ -4 और फिर प्लस I टाइम्स ऑफ 3 माइनस ऑफ -3 ऐसा हो जाता, और ये चीज़ हो जाता 8 प्लस I टाइम्स ऑफ 6, ये आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका समेशन या डिफरेंस निकालते हैं। तो एक इसका भी कमेंट आप लिख सकते हो, यदि मैं Z1 को दे दूँ -4 प्लस 2i और Z2 को लिख दूँ 8 माइनस 3i ऐसा, तो आप इसका Z1 प्लस Z2 लिख सकते हो कि क्या होगा, और आप Z1 माइनस Z2 लिख सकते हो कि क्या होगा। कभी कभी आपके इसमें इस तरह का भी चीज़ आ जाएगा कि सपोज करो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इन जनरल सपोज करो कि x प्लस वाई प्लस आई टाइम्स ऑफ x माइनस वाई बराबर 4 प्लस आई टाइम्स ऑफ 3 आया। तो यहाँ पे यदि ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है तो डेफिनेटली x प्लस वाई 4 के बराबर होगा, मतलब पहला इक्वेशन बन जाएगा कि x प्लस वाई 4 के बराबर है, और दूसरा जो x माइनस वाई है वो 3 के बराबर होगा। दूसरा इक्वेशन बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 3। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करोगे तो बाकी चीज़ बन जाएगा, जैसे ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 2x बराबर 7, तो x बराबर 7/2। और दूसरा यदि x बराबर 7/2 आ गया तो हम यहाँ पे y भी निकाल सकते हैं, और y कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स की जगह पे 7/2, तो आंसर हो जाएगा 8 माइनस 7/2 मतलब 1/2। इस तरह के भी आंसर हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा इक्वेशन दिया रहे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, कैसे होगा, वो चीज़ आप इसमें जानिए। ठीक है, उसके साथ तो इतना जानकारी जरूरी होगा। नेक्स्ट जो थर्ड जानकारी है इसमें, वो थर्ड ये है कि आपको सी, मैं उसको लिख सकता हूँ कि फोर्स और टॉर्क के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार ये चीज़ यूज़ करेगा, फोर्स और टॉर्क के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे इसको टेबुलेट करके ऐसे बताता हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या चीज़ इसके बारे में क्या है और कैसे है। पहला चीज़, यदि किसी भी चीज़ को यदि आपको लीनियर मूव करना है, मतलब यदि इसमें सपोज करो कि आपने फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, तो ये इधर डायरेक्शन में मूव करते 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 ये इधर डायरेक्शन में जानी शुरू हो जाएगी ये ऑब्जेक्ट। और लेट से इसमें यदि मास m है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे फोर्स लगाने से इसमें लीनियर मूवमेंट हुआ है। क्या हुआ है, लीनियर मूवमेंट हुआ है। ठीक है, लीनियर मूवमेंट हुआ है, लीनियर मूव किया है। तो लीनियर मूवमेंट हुआ है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्टेड पैरामीटर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सेलरेशन, और न्यूटन्स के लॉ के अनुसार से ये जो एक्सेलरेशन होता है वो F/m के बराबर होता है। ठीक है, तो एक तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास m है, ठीक है, उसमें यदि फोर्स लगाओगे तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन F/m के बराबर होगा। उसी तरह से यदि कोई कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है और यदि इसे हमें रोटेट करना है, ठीक है, यहाँ से सपोज हिंज्ड है और इसे यदि हमें रोटेट करना है, यहाँ पे यदि आप फोर्स लगाओगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो पूरा बॉडी होगा ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रोटेट करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है ये टॉर्क की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम फोर्स जो था, यहाँ पे जो फोर्स था वो एक तरह से कह सकते हैं कॉज था। किसका था, कॉज ऑफ लीनियर मोशन का कॉज था। तो यहाँ पे एक हम टॉर्क डिफाइन करते हैं जिसकी वजह से इसमें रोटेशन हुआ है, टॉर्क। और टॉर्क को कहेंगे कि इसमें ये कॉज है। किसका कॉज है, कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। जो रोटेशनल मोशन होगा उसका कॉज है, और इसको अक्सर टाउ से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एफ था, यहाँ पे टाउ है। हाँ,
यदि हम इस फोर्स से उसका रिलेशन देखें तो उसके लिए हमें थोड़ा सा क्या काम करना पड़ता है, जिसके अबाउट में रोटेट हो रहा है वो और इसके बीच में परपेंडिकुलर फोर्स, ताकि परपेंडिकुलर रहे, और यदि इसको हम आर कहें तो ये एफ टाइम्स ऑफ आर के बराबर हो जाता है। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो ऑब्वियसली टॉर्क का यूनिट क्या हो जाएगा? देखो इसमें फोर्स न्यूटन है और ये मीटर है, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे टॉर्क जो हो गया वो एफ टाइम्स ऑफ आर परपेंडिकुलर, ये इसे हम आर्म भी कभी कभी कहते हैं। ठीक है, तो ये फोर्स हो जाएगा। अब टॉर्क जो है वो कॉज है एंगुलर मोशन का, तो यहाँ पे हम टॉर्क की वजह से इस यहाँ पे एक चीज़ अल्फा डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, और वो टॉर्क होता है और अपॉन मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाता है। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये सब बीच बीच में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे यहाँ पे फोर्स अपॉन ये क्या था? मास था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मास से ही रिलेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये गिवन रहेगा किसी भी चीज़ को जब रोटेट कराएंगे। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा पता चला होगा कि फोर्स क्या करता है और टॉर्क क्या करता है। क्लियर? और टॉर्क क्या होता है? ठीक है, टॉर्क किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टॉर्क, और टॉर्क एक कॉज है जिसकी वजह से क्या होता है, किसी बॉडी में मूवमेंट होता है। उसको यदि फोर्स से यदि रिलेट करके दिखाना है तो फोर्स टाइम्स ऑफ यदि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखेंगे तब जाके वो टॉर्क कहलाएगा। क्लियर? ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल यदि मैं यहाँ पे ऐसा कर दूँ, ठीक है, कि यदि मैं ये कहता हूँ कि एक बॉडी है और इससे यहाँ से 1 मीटर पे, यहाँ से 1 मीटर पे यदि हमने एक फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन, तो इसका मतलब यहाँ पे टॉर्क कितना हो जाएगा? तो 10 न्यूटन इंटू 1, तो मतलब 10 न्यूटन मीटर हम कह देंगे कि इसमें टॉर्क है। यदि इसी चीज़ में मैं ये कहूँ कि बी में कि इफ़ सपोज करो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दे रखा है वो यहाँ पे सपोज करो कि मैं कहता हूँ कि 5 और ये केजी मीटर स्क्वायर, ऐसा होता है इसका यूनिट, ऐसा दिया हुआ है। तो अल्फ़ा कितना होगा? तो हम सीधे कहेंगे कि टॉर्क में आई से कर देंगे, मतलब 10/5 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 जो हो जाएगा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, 2 एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। सिमिलरली इसमें यदि हम सपोज करो कि लीनियर मूवमेंट में ऐसा एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं, और वो एग्जाम्पल ऐसा है कि एक सपोज करो कि एक बॉडी है जिस पे आपने फोर्स जो लगाया वो 10 न्यूटन का लगाया, और इसका जो मास था वो यदि वो 5 केजी का था, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? तो F/m आप कर दोगे। F है यहाँ पे 10/5 मतलब 2, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो टॉर्क और फोर्स के बारे में ये थोड़ा सा चीज़ कभी कभी बीच में आ जाएगा जिसको इंक्लूड करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा बता दिया। अब ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा यदि मैं एक एग्जांपल इससे रिलेटेड थोड़ा सा कुछ और भी चीज़ें पढ़ना है जो यहीं पे रख ले तो अच्छा रहेगा। यदि यहाँ पे ए कांस्टेंट हो जाए तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन जो कभी कभी लग सकता है, एक होता है जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी, मतलब फोर्स लगाने के बाद यदि ये फोर्स लगाया, इसमें एक्सेलरेशन आ गया, तो एक्सेलरेशन के बाद जितना ये आगे बढ़ सकती है एस, ठीक है, एस को हम कहते हैं यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आप जानते होंगे। एक होता है फाइनल वेलोसिटी, वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT के बराबर हो जाता है, और इन दोनों के बीच में यदि रिलेशन निकाले तो V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS हो जाता है। ये कभी कभी बीच बीच में यूज कर देगा, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये पोर्शन तक यदि आप ध्यान में रखें तो अच्छा रहेगा। ये फाउंडेशन है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम मिलेंगे वो मिलेंगे अपने दूसरे चैप्टर में, जो मेजरमेंट क्या है, एरर क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स कितने टाइप के हो सकते हैं, वो सब चीज़ होगा। ठीक है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आप लोग शेयर करोगे, आप एक ग्रुप बनाओगे, जिसको भी ऐसा लगता है कि वो एक सीरियसली पढ़ाई करना शुरू करता है। ठीक है, तो रुड़की पे बेस्ड मैं सारा रिकॉर्डिंग वगैरह करता हूँ। ठीक है, तो मैं लाइव लेक्चर ले सकता हूँ। यदि आपने ग्रुप बना लिया तो मैं लाइव लेक्चर ले सकता हूँ। हर लेक्चर तो हर रोज़ रिकॉर्ड होके अपलोड होता रहेगा। और यदि आपको ऑनलाइन पढ़ना है
ठीक है, तो एक प्रॉपर टाइम बना के अब मैं आप लोगों को लाइव पढ़ा सकता हूँ, जो कि आजकल बहुत आसान हो गया है। ठीक है, और जिसमें हम बहुत सारे असाइनमेंट को सॉल्व कर पाए। ठीक है, असाइनमेंट्स हम बहुत सारे सॉल्व कर पाए, क्योंकि एक लेक्चर प्रिपेयर करने में कम से कम तो 5 से 6 आवर लगता है। ठीक है, 6-7 आवर भी कभी कभी लग जाता है, तो 7 आवर रिकॉर्डिंग में लग जाता है। तो मेरा यही अभी विजन है कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो यूट्यूब पे रहेगा, और असाइनमेंट्स, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो कॉन्सेप्ट क्लियरिफिकेशन के लिए जो है वो सब चीज़ इसमें मैं देता रहूँगा। ठीक है, और जिसको इंटेंसली पढ़ाई करनी है कि नहीं, हम एसएससी जेई का इसी बार फोड़ना है मुझे, ठीक है, तो एक बैच बना सकता है। ठीक है, मैं ऑनलाइन पढ़ा दूंगा और लाइव आके वो सारा चीज़ लेक्चर को आपको बता दूंगा कि कोई असाइनमेंट सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो बहुत आसान है। ठीक है, जूम के थ्रू बहुत सारे और मेथड्स है, आसान है। तो ये आप हमें कमेंट में बताना। ठीक है, और इसमें दिया रहता है, व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे फर्दर क्वेरी आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।